हेलो, मैं काशिफ सैफी आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशन किसका, फिटर मशीनिस्ट का। ठीक है, जो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है उसका हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर हमने 80 क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल हमने करवाए हैं। यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर बनाते हुए। ठीक है, पेपर का लेवल एग्जैक्टली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अकॉर्डिंग रखा गया है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का फायदा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये होने वाला है कि उनको पता पड़ जाता है वो इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। उनको कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितनी प्रिपरेशन और उनको अभी रिक्वायर्ड है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद चीज होती है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो और कोई एग्जाम हो, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। तो ये आपके लिए एक तरह से आवश्यक हो जाता है, एक तरह से रिक्वायर्ड हो जाता है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको एक इसके टेस्ट देने हैं। ठीक है, आप टेस्ट देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपका लेवल कहाँ पे, और जितना ज्यादा जल्दी से आप पहले टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि हर टेस्ट के साथ आपको अपने मार्क्स का, अपने इंप्रूवमेंट का, अपनी कमियों का पता चलता जाएगा। ठीक है, और हमें करना क्या है, हमें अपनी कमियों का पता लगते ही उसके ऊपर वर्क करना है। इसलिए टेस्ट सीरीज किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरी सलाह तो यही है आपके लिए। तो मैं आपको बताता चलूँ हमारी इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ हम आपको कुछ इसके जो उसके बाद हम इस 100 क्वेश्चंस की आंसर की और आपको PDF सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और उसके बाद हम इसके वीडियो सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको मिलने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज में हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो जो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है कि भाई कुछ एक स्टूडेंट का सवाल रहता है कि सर आप जो क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हो वो तो बुक में भी हम बुक वाले भी हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसमें भी सॉल्यूशन होता है, पर शायद उसके अंदर डेफिनेटली ज्यादातर बुक्स के अंदर यही होता है कि वो आपको सॉल्यूशन तो देंगे बट वो आपको लिखित में देंगे, उन्हें मतलब नहीं होता आप समझो या नहीं। यहाँ पे हम स्पेशल क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम हर एक क्वेश्चन को, टेस्ट पेपर के हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन देके उसका वीडियो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बनाएंगे उसका वीडियो सॉल्यूशन, वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज की एक्चुअल रेट है वो INR 200 रुपीज है। ठीक है ना, इंडियन नेशनल करेंसी में 200 रुपए पर अभी ऑफर चल रहा है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट को ये हम 100 रुपीज के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं। 100 रुपीज ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट। और जल्दी से जल्दी ये फिल भी हो रही है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज जल्दी कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ आपको क्या करना होगा। आप सबसे पहले अपना नाम लिखिए। ठीक है, फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ग्रुप सी या ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज के यहाँ पे कुछ कोड लिख रखे हैं। मान लिया जाए यदि आप ग्रुप सी के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं और आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप टाइप करेंगे अपना नाम, जैसे आपका नाम है अमित, और उसके बाद आप टाइप करेंगे OFBE। ठीक है, ये E जो होगा ये आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए कोड होगा E। ठीक है, यदि आप फिटर से बिलोंग करते हैं तो आप टाइप करें OFB, फिटर में F टाइप करेंगे, है ना। और यदि आप फिटर मशीनिस्ट से बिलोंग करते हैं तो OFB के साथ M यहाँ पे आपको टाइप करना है। और यदि आप ग्रुप डी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे OFB के साथ D टाइप करना है। ठीक है, और उसके बाद हमें व्हाट्सएप कर देना है 8003378523। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ईमेल आईडी लिखी है theory2practical@gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है क्योंकि हम इस टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंगस्टन इन हाई स्पीड स्टील, और साथ में मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा T सीरीज टूल। ठीक है, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं हमें टू प्रोवाइड कोरोसिव रेजिस्टेंस, टू अब्सॉर्ब वियर एंड शॉक, टू प्रोवाइड रेड हॉट हार्डनेस। तो इस तरह के ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। आइए इस क्वेश्चन को हिंदी में देखते हैं।
ये क्वेश्चन बोलता है हाई स्पीड स्टील में, हाई स्पीड स्टील जो टूल है हमारे, उसके अंदर टंगस्टन का क्या कार्य होता है, ये क्वेश्चन हमारे ये बोलता है। तो और साथ में जो टी सीरीज है वो यहाँ पे अंडरस्टूड है, इसके अंदर ये भी एक टी सीरीज टूल की ही बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब हम एमएसटी के अंदर, मशीन शॉप थ्योरी के अंदर, हमने सबसे पहले जब टूल का नॉमेनक्लेचर देखा था तो मैंने आपको दो टाइप के टूल बताए थे, एक था टी सीरीज टूल और दूसरा था एम सीरीज टूल। ठीक है, एम सीरीज टूल। ठीक है, देख सकते हैं आप दो टाइप के टूल मैंने बताए थे आपको, टी सीरीज और एम सीरीज, जिसके अंदर मैंने आपको बताए थे कि जो कॉमन जो कंटेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो क्रोमियम होता है, एक वेनेडियम होता है। क्रोमियम वेनेडियम दोनों के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, अब जो मैं ये क्वेश्चन बताने वाला हूं वो आपके टेस्ट सीरीज का आगे भी एक क्वेश्चन है, उसको भी कवर कर लेगा, इसलिए मैं वो चीज आपको पूरी यहाँ पे नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो टी सीरीज के अंदर क्या था, टी सीरीज के अंदर आएगा टंगस्टन और एम सीरीज के अंदर क्या आएगा, मोलिब्डेनम आएगा। ठीक है, तो टंगस्टन का काम क्या था, टंगस्टन का काम था टू प्रोवाइड रेड हॉट हार्डनेस, रेड हॉट हार्डनेस को उपलब्ध कराने के लिए। क्या होती है रेड हॉट हार्डनेस, ये होती है हमारी, जब हम किसी चीज को, मतलब किसी भी टूल को, मान लिया जाए कोई टूल हमारा वर्क कर रहा है किसी मशीन पे, कोई भी मशीनिंग कर रहा है, तो वो कहां तक मशीनिंग कर सकता है, जब तक उसकी रेड हॉट हार्डनेस जो है वो अवेलेबल है, वो वहां तक उस मशीनिंग को कर सकता है। जैसे कि मान लिया जाए यदि मैं किसी टूल की बात करता हूं और वो टूल किसी वर्क पीस को काटने की कोशिश कर रहा है या वर्क पीस पे कोई भी कटिंग कर रहा है, टर्निंग कर रहा है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है वो पहुंच के रेड हॉट हार्डनेस तक पहुंच जाएगा, तो वो वहां तक काम कर लेगा। तो फंक्शन जो होता है टंगस्टन का, टंगस्टन यही प्रोवाइड करवाता है कि वो उसको रेड हॉट हार्डनेस तक स्टेबल रखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, अच्छा अगर ये क्वेश्चन आता है एम सीरीज के लिए तो क्या इसका आंसर होता, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रियल में यहाँ पे एम सीरीज के लिए अपने पास अवेलेबल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी हम बात आगे करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, टू प्रोवाइड रेड हॉट हार्डनेस। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, मशीनिंग इज अ फिल इन द ब्लैंक प्रोसेस। मशीनिंग एक रिक्त स्थान बनना है प्रक्रम है। मशीनिंग कौन सा प्रक्रम है, तो जैसे हमने मशीन शॉप थ्योरी की, जिसके अंदर आपका कंबाइंड सिलेबस आता है। ठीक है, अगर आप फिटर मैकेनिक हैं या मैकेनिकल से हैं, इसके अलावा आप फिटर में हैं तो भी कुछ एक क्वेश्चन आपके मशीन से आएंगे। तो उसके अंदर हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी इस बारे में। क्या बात करी थी कि मशीनिंग कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए वैल्यू एडिशन प्रोसेस, बी वैल्यू डिग्रेडेशन प्रोसेस। ठीक है, वैल्यू इज नॉट रिलेटेड टू मशीन, है ना, एंड डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या होगा, मूल्य बढ़ोतरी मतलब मूल्य को बढ़ाने वाला, दूसरा है मूल्य को कम करने वाला, ठीक है, तीसरा है मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। तो जैसे हमने एमएसटी के अंदर अपना स्टार्ट किया था लेक्चर, तब हमने बताया था कि मशीनिंग किसे बोला जाता है। मशीनिंग एक वह प्रक्रम है जो वस्तु के अंदर कुछ भौतिक बदलाव लाके, या भौतिक बदलाव लाके हो सकता है उसकी सतह यानी कि सरफेस से कुछ रिमूव करके या उसके ऊपर कुछ ऐड करके, ठीक है, उसकी मूल्य में बढ़ोतरी करती है। अब वो मूल्य कौन कौन से हो सकते हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं इस चीज की कि वो सिर्फ मैं मार्केट प्राइस की बात कर रहा हूं। हाँ वो भी है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, मार्केट प्राइस भी बढ़ता है, ठीक है, बट वैल्यू कौन कौन से और हो सकती है, वैल्यूज में आ सकती है हमारी, जैसे हमने मशीन शॉप थ्योरी के अंदर पूरा डिस्कशन किया है इस बारे में कि हमारी वैल्यू आ सकती है। चलो ठीक है, सबसे पहले हमने बात करी मार्केट प्राइस की, फिर मान लिया मैंने किसी की फॉर्जिंग कर ली तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बढ़ गई, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये लिखा है मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक विशेषताएं इसकी चेंज हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सरफेस फिनिश अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज जो है हमने मशीन शॉप थ्योरी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज हम मशीन शॉप थ्योरी के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
तो आपको पता पड़ेगा एक्चुअली व्हाट इज मशीनिंग। मशीनिंग इज ए वैल्यू एडिशन प्रोसेस। इसका आंसर होना चाहिए मशीनिंग एक मूल्य बढ़ोतरी प्रक्रम है, यानी मूल्य को बढ़ाने वाला। देखिएगा क्या आंसर है इसका, मशीनिंग इज अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस। तो वैल्यूज कौन कौन सी है इसके बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया है। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव प्रोसेस, अ फोर्जिंग, बी कास्टिंग, सी ग्राइंडिंग, डी वेल्डिंग। इनमें से कौन सा प्रोसेस ऋणात्मक, इनमें से कौन सा प्रोसेस नेगेटिव प्रोसेस है। और हिंदी में अगर इसको देखा जाए तो ऋणात्मक प्रक्रम का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ऋणात्मक प्रक्रम का उदाहरण है, ए फोर्जिंग, बी कास्टिंग, सी ग्राइंडिंग, ये बी है यहां पे मिसप्रिंट हुआ होगा, ए है हमारा फोर्जिंग, बी है कास्टिंग, सी ग्राइंडिंग और डी वेल्डिंग। तो मैंने आपको बताया था मशीनिंग जो होती है, मशीनिंग जो है हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, कौन सा वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। और मैंने आपको एमएसटी के अंदर डिस्कस किया है, 3 प्रोसेस होते हैं, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव 3 प्रोसेस होते हैं। जीरो प्रोसेस क्या होते हैं, जिनके अंदर हम ना कोई धातु को रिमूव करते हैं, ना ही किसी धातु को जो है हम ऐड करते हैं। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं उनको जीरो कहा जाता है, जिनके अंदर ना ही कोई धातु को ऐड किया जाता है, ना ही उसको रिमूव किया जाता है। मतलब इसके अंदर हम मशीनिंग करके मेटल को रिमूव भी नहीं करते हैं, और इसके साथ साथ क्या करते हैं, मशीनिंग करके ना ही मेटल को हम रिमूव करेंगे यहां से, और ना ही मेटल को ऐड करेंगे। तो ऐसे प्रोसेस होते हैं जीरो प्रोसेस। दूसरे प्रोसेस थे हमारे पॉजिटिव। पॉजिटिव वो जिसके अंदर हम मेटल को ऐड करते हैं, मतलब कि जॉइनिंग प्रोसेस। कौन सा होता है, वेल्डिंग। जीरो प्रोसेस कौन सा होता है, देखिए बच्चों, फोर्जिंग, रोलिंग, ये सब चीजें क्या करती हैं, ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करती हैं। तो ये सारे कौन से प्रोसेस होते हैं, ये जीरो प्रोसेस होते हैं। तो फोर्जिंग इसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्जिंग पे आप क्रॉस लगाए, क्योंकि फोर्जिंग इज जीरो प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ना मटेरियल को ऐड करते हैं, ना मटेरियल से कुछ रिमूव करते हैं धातु से, सिर्फ उसकी वैल्यू को एडिशन करते हैं। कैसे, फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ाकर। ठीक है, अब बात करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग कौन सा प्रक्रम होता है, तो कास्टिंग एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंदर हम वस्तुओं को ढालते हैं। कास्ट करना मतलब होता है ढालना, जिसको हम हिंदी में ढालन भी बोलेंगे, ढालन प्रक्रम। ढालन प्रक्रम कौन सा होता है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मटेरियल है उसको हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाएंगे, उसको गला के, उसको पिघला के, उसको सांचों में डालेंगे। तो वो भी कोई एक प्रोसेस जो हुआ वो ऋणात्मक नहीं हुआ। ऋणात्मक कौन सा होगा, जिसके अंदर से हमें कुछ कम करना है। ठीक है, तो ये भी एक कास्टिंग जो हुआ ये नहीं हुआ। ठीक है, अब जो ऑप्शन आता है सी, और ऑप्शन आता है डी। तो जैसा कि आपको पता है, डी मैंने अभी भी बताया, ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर आता है डी, यहाँ पे बी काट दीजिए। ज्वाइनिंग प्रोसेस के अंदर आता है डी। डी है हमारा वेल्डिंग। वेल्डिंग तो दो मटेरियल को जोड़ने के लिए आता है, तो इसका आंसर डी भी डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर क्या बचता है, सी। यदि आपको ये नहीं पता ऋणात्मक प्रोसेस कौन सा है और बाकी 3 के बारे में पता है, तो भी आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राइंडिंग। अब ग्राइंडिंग कैसे हुआ, सरफेस फिनिश, क्योंकि ग्राइंडिंग क्या होता है, देखिए ग्राइंडिंग जो है वो एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन है। ग्राइंडिंग क्या है, एक सरफेस फिनिश ऑपरेशन। ठीक है, क्या काम करता है, जो हमारे जो रफ सरफेस होते हैं, उस रफ सरफेस से क्या करता है, मटेरियल को रिमूव करता है। तो मटेरियल रिमूव कर रहा है, तो कौन सा प्रोसेस हो गया, नेगेटिव प्रोसेस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, ग्राइंडिंग। तो बाय डिफॉल्ट इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, तो इस तरह के हमने अपने यहां तक अभी 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय रोलिंग इज। रोलिंग प्रक्रम द्वारा बनाए जाने वाला उत्पाद, वो भी महत्वपूर्ण उत्पाद है, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कौन सा,
रोलर, क्या रोलर को हम रोलिंग से बनाते हैं? बी, ट्यूब, क्या ट्यूब को हम रोलिंग से बनाते हैं? नहीं बेटा, अगर आपको सीमलेस ट्यूब बनानी है तो आप यूज करेंगे रोल बेंडिंग का या रिंग रोलिंग का यूज करेंगे। इसी तरह अगर आपको रोलर बनाने हैं तो आप कास्टिंग का यूज कर सकते हैं, फोर्जिंग का यूज कर सकते हैं, है ना। रोलिंग क्या होता है, दो रोलर्स होते हैं, दो रोलर्स के मध्य एक थिन एक शीट होती है मेटल की, वो कार्य करती है, ठीक है। ठीक है, दो रोलर होते हैं, दो रोलर के मध्य एक शीट कार्य करती है और क्या करती जाती है, लगातार जहां जहां से कार्य करती हुई जा रही है वहां से मटेरियल को अपने आप बिना रिमूव करे। अच्छा, रोलिंग कौन सा प्रोसेस होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, रोलिंग इज जीरो प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल को रिमूव करती जाती है। चलो सही डायग्राम अगर दिखाऊं मैं रोलिंग का आपको, तो सही डायग्राम होगा आपका कुछ इस तरह से। एक रोलर यहां पे होगा और एक रोलर यहां पे होगा, दोनों के सेंटर समान रहते हैं। इस तरह से रोलिंग प्रोसेस की जाती है। रोलिंग क्या कर रही है, जैसे जैसे रोल बढ़ रहा है तो एक तरह से आपको लग रहा है ये सिर्फ शीट बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं, इससे हम रोलर और ट्यूब नहीं बना सकते। क्या आप रोलिंग के बीच में आप इस ट्यूब से रोलर बना सकते हैं, इस शीट से रोलिंग बना सकते हैं? नहीं बना सकते आप इससे रोलर, ठीक है। आप ब्लेड से भी इसके अंदर रोलर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ना ट्यूब होगा ना रोलर होगा। पर आई सेक्शन किस तरह के होते हैं, देखिए, दिस इज कॉल्ड एन आई सेक्शन। तो इस तरह के प्रोसेस तो हम रोलिंग से आराम से बना सकते हैं, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ए, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, आई सेक्शन, रोलर, ट्यूब और नन ऑफ दिस को काट दीजिए, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। तो इस तरह से हमने अपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन सक्सेसफुली जो है कंप्लीट किए हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, द इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी फॉर ए मटीरियल टू बी सक्सेसफुल रोल्ड और फोर्स्ड इज ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, इलास्टिसिटी, मैल्येबिलिटी। किसी भी धातु की रोलिंग अथवा फोर्जिंग के लिए आवश्यक गुण है भंगुरता, तन्यता, प्रत्यास्थता या अघात वर्धनीयता, ठीक है, यानी मैल्येबिलिटी। ओके, तो मैंने आपको बताया था एमएसटी के अंदर स्टार्टिंग में जो हमने बात करी थी, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की भी जब हमने बात करी थी तब हमने इस चीज को देखा था। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी, वहां पे हमने ब्रिटलनेस पढ़ी, डक्टिलिटी पढ़ी, इलास्टिसिटी पढ़ी, मैल्येबिलिटी पढ़ी। तो हमने बताया था ब्रिटलनेस पदार्थों का वह गुण है जिससे वो ठोकर मारने पे, चोट मारने पर क्या करते हैं, स्टेबल रहते हैं, टूटते नहीं है। यदि कोई पदार्थ या कोई धातु चोट मारने पर नहीं टूट रहा है तो उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा, उसको ब्रिटलनेस कहा जाएगा, ठीक है, भंगुरता, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भंगुर जो पदार्थ होते हैं, ब्रिटल जो मटेरियल्स होते हैं, वो क्या है, वो कंप्रेशन के अंदर तो स्ट्रांग होते हैं पर टेंशन के अंदर जो है, टेंशन के अंदर क्या होते हैं, वीक होते हैं, और शेयर के अंदर भी स्ट्रांग होते हैं। तो जो हमारा भंगुर मटेरियल है यानी ब्रिटल मटेरियल है, ये दोनों मटेरियल टेंशन के अंदर वीक हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, और कंप्रेशन के अंदर स्ट्रांग है, ठीक है। पर वो पूछ रहा है कि एक इंपॉर्टेंट ऐसी प्रॉपर्टी जिससे मटेरियल को फोर्ज किया जा सके या रोल्ड किया जा सके। तो ब्रिटलनेस का इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, डक्टिलिटी से तार बनाए जाते हैं। अगर यहाँ पे लिखा आता द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू बी सक्सेसफुली वायर्ड, तो हम इसका आंसर डेफिनेटली डक्टिलिटी करते, बट नाउ इट इज नॉट डक्टिलिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी एक ऐसा गुण होता है जिसके मध्य से हम जो है किसी भी पदार्थ पे फोर्स लगाते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में आ जाता है। तो इलास्टिसिटी भी इसका आंसर नहीं होना। इसका आंसर क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा बाय डिफॉल्ट मैल्येबिलिटी यानी अघात वर्धनीयता, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने 5 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 6th क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है इनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग होल, यानी इनलार्जिंग एक किसी भी होल को कोई पहले से एग्जिस्टिंग मतलब है कोई पहले से जो बना हुआ होल हमारे पास पड़ा हुआ है, उस होल को यदि हमें बड़ा करना है
ठीक है। तो एनलार्जिंग एग्जिस्टिंग होल, एनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड एज, पहले से उपस्थित सुराख को बड़ा करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? हमने एमएसटी के अंदर जब ड्रिलिंग पढ़ी है उस जगह पे हमने क्लियर किया है, लेथ मशीन के ऊपर फिटर के अंदर वहां पे भी क्लियर किया है। इसके अलावा भी हमने कई जगह पे क्वेश्चंस आते जाए हैं हमारे, तो वहां हमने क्लियर किया है। तो एनलार्जिंग एन एग्जिस्टिंग होल क्या कहलाता है? बोरिंग, हॉर्निंग, रिमिंग, लैपिंग। हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो डेमो जो हमने पेपर सॉल्यूशन कराया था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन था और वहां पे भी क्लियर किया। तो मैंने आपको बताया हॉर्निंग इज अ सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, किसको कहां काम आता है? इंटरनल सरफेस को फिनिश करने के लिए जो कि हॉर्निंग है, तो हॉर्निंग नहीं हो सकता, ठीक है। रिमिंग इज ऑल्सो ए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, रिमिंग भी नहीं हो सकता। और लैपिंग इज ऑल्सो ए सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, लैपिंग भी नहीं हो सकता। तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या बचा? बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? एनलार्जिंग एग्जिस्टिंग होल इज कॉल्ड एज बोरिंग। किसी भी पहले से उपस्थित सुराख को बड़े करने की विधि को क्या कहते हैं? बोरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन दैट इज नॉर्मल टू हॉरिजॉन्टल मशीन सरफेस। मैंने आपको बताया था, पेंसिल डायग्राम बताया था आपको एमएसटी के अंदर, स्टार्टिंग में मैंने आपको पेंसिल डायग्राम बताया था। ये हमने पेंसिल डायग्राम बनाया था, ये था हमारा टूल, ठीक है, ये था हमारा मशीन सरफेस और ये था अनमशीन सरफेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये था हमारा नॉर्मल, ये होता है हमारा रेक फेस, ठीक है। क्या बोलता है कि रेक सतह के झुकाव, रेक सतह का झुकाव ये रहा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तथा निर्देश तंत्र के मध्य का कोण, निर्देश तंत्र क्या है? ये रहा हमारा नॉर्मल प्लेन जो हमने रेफरेंस प्लेन माना है, क्या है? इन दोनों के मध्य का कोण, यानी इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं। वापिस देखिए, रेक सतह का झुकाव, इंक्लिनेशन ऑफ रेक सरफेस, रेक सतह का झुकाव, और रेफरेंस प्लेन यानी निर्देश तंत्र, इनके मध्य का कोण क्या कहलाता है? तो वहां पे हमने डिस्कस किया है, इसको रेक कोण बोलते हैं, यानी कि रेक एंगल बोलते हैं। लिप एंगल क्या होगा बेटा? इन दोनों के मध्य जो रेक सरफेस और क्लियरेंस एंगल के मध्य का होता है, ठीक है। क्लियरेंस एंगल ये होता है, आगे भी क्वेश्चन है वहां क्लियर करेंगे। पोस्ट कोण नहीं हो सकता, यानी लिप एंगल नहीं हो सकता, क्लियरेंस नहीं हो सकता, और नन एंगल नहीं है, ये नोज एंगल है बेटा, नोज एंगल भी नहीं हो सकता, क्योंकि नोज नाम का कोई एंगल नहीं होता है, नोज इज अ रेडियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रैक कोण, यानी कि रैक एंगल, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारे इस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। हम आपको आपका डाउट क्लियर कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलाउ चिप फ्लो डायरेक्शन, निम्न में से कौन सा छिलका कोण, निम्न में से कौन सा कोण छिलके फ्लो के लिए उत्तरदायी है? भाई किसकी वजह से छिलके का उत्तरदायी, किसकी वजह से छिलके का फ्लो होता है? भाई अभी अभी मैंने आपको पेंसिल डायग्राम बताया बना के, तो उसका मैं सिर्फ ऑर्थोगोनल और रेक सरफेस वाला बता, चलो ठीक है बना देता हूँ, ठीक है। ये होती है यहाँ पे चिप, ये अनमशीन सरफेस है, ये मशीन सरफेस है। ये आपका है टूल, ये है आपका टूल का रेक सरफेस, और ये है आपका ऑर्थोगोनल या रेफरेंस प्लेन, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ये आपका है रेफरेंस प्लेन है, ठीक है बच्चों। इनके मध्य का कौन है? क्या है इनके मध्य का कोण? रेक एंगल। किसे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। सब एमएसटी में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मशीन शॉप थ्योरी के अंदर, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा पोर्शन हमने फिटर में भी इसका क्लियर किया है, ठीक है। ये चीज आती है यहाँ पे। अब इसका ऑप्शन क्या भाई? चिप फ्लो कौन करेगा? चिप कहाँ पे जा रही है? अगर अच्छे से इसका डायग्राम में बनाऊं आपके लिए, तो देखिए इस तरह का डायग्राम होता है। ये होती है हमारी चिप, ये होता है हमारा टूल, ये है हमारा मशीन्ड सरफेस, यानी वह सतह जिस पे मशीनिंग हो चुकी है, और ये है हमारा अनमशीन्ड सरफेस, ठीक है। ये जो एंगल होता है बीच में ऑर्थोगोनल है, ये जो एंगल है ये कौन सा है? अल्फा एंगल है। ये है हमारा गामा एंगल, ये है हमारा लिप एंगल साई, ठीक है। और शेयर एक होता है हमारा शेयर स्टर्न एंगल फाई, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में बात करिए। तो चिप फ्लो डायरेक्शन कौन सा एंगल किस एंगल के ऊपर हो रही है? कौन सा फ्लो उत्तर, कौन सा एंगल उत्तर जाएगी? रेक एंगल। अल्फा दिख रहा है आपको? इसका आंसर हो जाएगा रेक एंगल। नोज रेडियस, और ये गलत ऑप्शन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक कोण। तो बी लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।